जिस तरह से पिछले एपिसोड में हमने यह देखा था कि तुकोजी बाऊजी माँ अहिल्या के पास यह सूचना लाते हैं कि किस तरह से चंद्रावत ने एक बहुत बड़ी सेना लगभग 3 लाख की सेना के साथ मालवा को चारों तरफ से घेर लिया है और अब वह आक्रमण की तैयारी कर रहा है। तब अब माँ अहिल्या युद्ध का ऐलान करती है। तुकोजी बाऊजी कहते हैं हम इनसे युद्ध कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो अभी सिर्फ 5,000 की सेना है, हमारी बाकी सेना तो मल्हार सरकार के साथ अन्य मोर्चे पे गई है और इतनी जल्दी वहां से सेना मंगवा पाना असंभव है। तब माँ अहिल्या कहती है युद्ध सिर्फ संख्या बल से ही नहीं बल्कि और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण युद्ध जीता जा सकता है। युद्ध के लिए सत्य की जरूरत होती है, युद्ध के लिए निष्ठा और हौसलों की जरूरत होती है, क्योंकि हम सत्य की तरफ खड़े हैं, हम न्याय की तरफ खड़े हैं, हमारे सैनिकों का हौसला ज्यादा बुलंद होगा और यदि हम बल से ज्यादा बुद्धि के उपयोग पर ध्यान दें तो हम जरूर इस युद्ध को भी जीत सकते हैं, चाहे हमारी संख्या काफी कम क्यों ना हो। दोस्तों यहाँ पर माँ अहिल्या की सेना की संख्या चंद्रावतों की सेना से 60 गुना कम थी। अब इससे युद्ध लड़ना यह तो अब आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा कि माँ अहिल्या इतनी सीमित संख्या में सैनिकों के साथ किस तरह से युद्ध करेगी। माँ अहिल्या मालवा की सेना का नेतृत्व इस युद्ध में अपने पुत्र मालेराव के हाथ में देती है। यह खबर सुन के मालेराव भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं, क्योंकि माँ अहिल्या ने पहले कभी मालेराव पर इतना भरोसा नहीं जताया था, क्योंकि अब मालेराव के व्यवहार में लगातार दिन ब दिन सुधार होता जा रहा है। अब वह अपने आई साहब के कहे अनुसार चल रहे हैं, इसलिए माँ अहिल्या मालेराव पर विश्वास करके उन्हें मालवा की सेना की कमान सौंप रही है। जबकि यहाँ पर तुकोजी बाऊजी जैसे अनुभवी और यशवंत जैसे बहादुर सरदार मौजूद थे। सभी को लग रहा था कि माँ अहिल्या इस युद्ध की कमान स्वयं संभालेगी, पर यहाँ पे तो माँ अहिल्या ने सभी को चौंका दिया। यह बात चोरी छुपे घर का भेदी गुणोजी भी सुन रहा था और तभी उसके पास कोई गुप्तचर जैसा व्यक्ति आता है। उसने मालवा के सैनिकों की पोशाक पहनी हुई थी। गुणोजी उससे वाड़े के दरवाजे पर मिलता है और दोनों के बीच में कुछ गुप्त मंत्रणा होती है। तभी बताया जाता है कि मालेराव और यशवंत बाऊजी दोनों मिलकर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, अपना जोर आजमाइश कर रहे थे, अपने अपने हथियारों की धार देख रहे थे। यहाँ पर मालेराव और यशवंत राव जी दोनों एक दूसरे के बल को परख रहे थे, एक दूसरे के जौहर और युद्ध कौशल को परख रहे थे। तो इस युद्ध अभ्यास के दौरान वह एक दूसरे पर वार करते हैं। कभी मालेराव जी का पलड़ा भारी हो जाता था तो कभी यशवंत राव जी का पलड़ा भारी हो जाता था और इस दृश्य को माँ अहिल्या भी देख रही थी मुक्ताबाई और मैनाबाई के साथ। तभी अचानक यह युद्ध अभ्यास बहुत ही गंभीर मोड़ पे चला जाता है, बहुत ही इंटेंस हो जाता है। मालेराव और यशवंत एक दूसरे को चुनौती देते हैं कि अच्छे से युद्ध लड़ो, पर तभी युद्ध इतना गंभीर हो जाता है और एक मौके पे मालेराव जी अपने पराक्रम से यशवंत राव जी के हाथ की तलवार छुड़ा लेते हैं और यशवंत राव जी जमीन पे धराशायी हो जाते हैं। तभी मालेराव जी उनके ऊपर प्रहार करते हैं। तभी माँ अहिल्या के दिल से अचानक आवाज निकल जाती है, मालेराव रुको, ये क्या कर रहे हो। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, यह तो सिर्फ अभ्यास था, माँ अहिल्या ने इस तरह से क्यों रोका मालेराव को। अब यहाँ पे चंद्रावत खेमे की भी जानकारी हम ले लेते हैं कि वहाँ पे अब क्या चल रहा था। दोस्तों गुणोजी को कुछ लोग अगवा करके ले जाते हैं सीधे चंद्रावत राजा सौभाग सिंह के पास। सौभाग सिंह के यहाँ पर अपने आप को पाकर गुणोजी के हाथ पांव फूल जाते हैं। तभी गुणोजी पूछते हैं राजा सौभाग सिंह से कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है इस तरह से। तब राजा सौभाग सिंह उनसे कहते हैं आपको अनुमान नहीं, आपको यहाँ पर क्यों लाया गया है इस तरह से। गुणोजी कहता है नहीं, हड़बड़ाते हुए गुणोजी कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग मुझे यहाँ पे ऐसे क्यों लाए हैं। तब सौभाग सिंह कहता है अपनी स्टाइल में, अरे आप तो कितने भोले हो, आपको इस बात का अनुमान ही नहीं कि आपको यहाँ पर क्यों लाया गया है। तब सौभाग सिंह खुलकर बताता है और कहता है ये अहिल्या को ध्यान कक्ष में जहरीला धुआं देकर मारने की योजना तो आप ही ने बनाई थी ना गुणोजी, और अहिल्या और मालेराव दोनों वहां से सुरक्षित बच निकले। इस बात का एहसास है आपको कि मुझे आपको और भी कुछ याद दिलाना पड़ेगा। तब गुणोजी हड़बड़ा के कहता है हाँ, इस बात का मुझे भी दुख है। पर चंद्रावत को यहाँ पे गुणोजी के दुख से कोई मतलब नहीं था, उसे मतलब था अपनी जीत से जो कि उसको नहीं मिली थी। तब राजा सौभाग सिंह गुणोजी का हाथ अपनी शक्तिशाली भुजाओं से पकड़कर उनके कैंप के बाहर लेकर आते हैं और वह वहां पे गड़े हुए 2 लकड़ी के आधे जले हुए ठूठ के सामने उसको लाकर खड़ा करते हैं और बताते हैं कि तुम जानते हो ये क्या है। यहाँ पर कल मैंने उन दोनों आदमियों को जिंदा जला दिया था जिनकी कैद से तुकोजी और यशवंत दोनों सुरक्षित भाग निकले थे। गुणोजी यह देख के समझ जाता है कि अब अगला नंबर मेरा ही है। अगर जल्दी ही मैंने कुछ नहीं करा तो सौभाग सिंह मुझे भी यहाँ पर इनके साथ जला देगा या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा। तभी सौभाग सिंह अपनी कटार निकालता है और गुणोजी के गले में वह तेज नुकीला कटार गड़ा देता है। गुणोजी की बस
गले की नस कटने ही वाली थी और उसमें वो हल्का सा दबाव डालता है जिससे चाकू गुणों जी की गर्दन में हल्का सा घुस जाता है। पर अभी भी चंद्रावत पूरा चाकू फेर नहीं रहा था गुणों जी की गर्दन पे, उसने बस चुभोया ही था जिससे गुणों जी की गर्दन में खून निकल रहा था। अब यहाँ पे वाड़े की राजनीति में एक और नया मोड़ आ रहा था। रानी द्वारकाबाई अपनी बेटी सीताबाई से यह कहती है कि यही सबसे अच्छा मौका है गुणों जी को वाड़े के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करने का। सीताबाई कहती है वह कैसे? तो द्वारकाबाई उसे समझाती है कि देखो बेटा, अभी मालवा के ऊपर संकट आया हुआ है, मालवा युद्ध में जाने वाला है। इसी समय यदि जमाई साहब अपने शौर्य से मालवा की सेना के साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ लड़े और अपना खून बहाए तो इस खून से उनके ऊपर लगा जो गद्दारी का दाग है वह भी धुल सकता है। पर यहाँ पे उनके जवाई साहब क्या गुल खिला रहे थे, हम उस पर चर्चा करते हैं। चंद्रावत के पहाड़ जैसे शरीर की फौलादी भुजाओं में जकड़ा हुआ गुणों जी किसी शेर की गिरफ्त में बकरी के बच्चे की तरह लग रहा था। तभी राजा सौभाग सिंह को गुणों जी कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे वह गुणों जी को मारने का विचार छोड़ देते हैं। गुणों जी कहता है कि महाराज सौभाग सिंह सुनिए, अब युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपको युद्ध लड़ना है और मैं ही हूँ होलकर घराने का भेदी, मैं ही हूँ मालवा के राज घराने का भेदी जो कि आपके पास जानकारी लाके देगा कि अब अहिल्या का अगला कदम क्या होगा। और उसकी सेना का नेतृत्व उसने मालेराव को दिया है, वह मालेराव अब आगे क्या बेवकूफी करेगा यह बात आपको कोई बता सकता है तो वह मैं ही बता सकता हूँ। यदि आपने मुझे मार दिया तो आपके पास यह गुप्त सूचनाएं कैसे आएंगी, जरा सोचिए महाराज। तब सौभाग सिंह वही अपना नाटक शुरू कर देता है और कहता है अरे अरे अरे, मैंने आपके गर्दन पे चाकू चला दिया, अरे आपका खून निकल गया, अरे अरे अरे, ये लीजिए पोंछिए, खून को बंद कीजिए। इस तरह की डुअल पर्सनालिटी सौभाग सिंह की देखकर काफी मजा आता है इस सीरियल में। और यही हम देखे वाड़े में तो माँ अहिल्या अपने पति स्वर्गीय खंडेराव जी के ढोलक के पास बैठकर कुछ सोच रही थी। शायद उन्हें मालेराव के भविष्य को लेकर कुछ चिंता हो रही थी या मालेराव पर अभी जो युद्ध के समय संकट आने वाला है उसका पूर्वाभास माँ अहिल्या को हो चुका था। जिस तरह की हम पिछले ट्रेलर में देख चुके हैं कि मालेराव को सौभाग सिंह के सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, शायद इसकी ही इंट्यूशन, शायद इसका ही पूर्वाभास माँ अहिल्या को हो रहा था। तभी माँ अहिल्या के कक्ष में महारानी गौतमाबाई साहब प्रवेश करती है और वह कहती है अहिल्या किस बात की चिंता हो रही है? मालेराव को लेकर चिंतित हो? अब तुम्हें मालेराव पर विश्वास करना चाहिए, अब वह तुम्हारी हर बात मान रहा है। देखो ना उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ चुका है, अब वह सकारात्मक व्यवहार की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो तुम्हें उसकी चिंता करना अब शायद छोड़ देना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। चलो अब शस्त्र पूजा का समय हो चुका है, हमें जल्दी ही शस्त्रागार में चलना चाहिए शस्त्र पूजा के लिए। तब माँ अहिल्या अपनी सास गौतमाबाई के साथ शस्त्रागार में जाती है जहाँ पर पहले से ही मालवा के होलकर शाही परिवार के सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ पर पंडित जी, महंत जी पूरे विधि विधान के द्वारा शस्त्र पूजा करते हैं जो कि हर युद्ध से पहले की जाती थी और मालेराव को विजय तिलक लगाते हैं और कामना करते हैं उनकी विजय की। तब मालेराव को वह कुल देवी और अपनी माता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजते हैं। यहाँ पे भी माँ अहिल्या के चेहरे पे एक चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती थी। मालेराव भी इस लकीर को पढ़ लेते हैं और कहते हैं आई साहब क्या हो रहा है, आपको हमारी चिंता हो रही है ना? तब आई साहब कहती है हाँ मालेराव, मुझे एक चिंता हो रही है, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसा शस्त्र तैयार किया है जिसकी जरूरत तुम्हें बहुत है। मालेराव बड़े उत्सुकता के साथ कहते हैं कौन सा शस्त्र आई साहब? क्या ये कोई धनुष बाण है, तलवार है, दांड पट्टा है, ये क्या है जो आप मुझे देना चाहती है? जल्दी बताइए आई साहब। तब माँ अहिल्या कहती है आओ मेरे साथ आओ। तब मालेराव कहते हैं आइए यशवंत बाबू जी आप भी मेरे साथ चलिए। तब माँ अहिल्या कहती है नहीं मालेराव, सिर्फ तुम्हें ही मेरे साथ चलना होगा क्योंकि इस विशेष शस्त्र की आवश्यकता सिर्फ तुम्हें ही है। यशवंत राव जी माँ अहिल्या की बात को और इशारों को समझ जाते हैं और वह सिर्फ मालेराव को ही जाने देते हैं। मालेराव को महल के रास्ते में कॉरिडोर में जाते समय माँ अहिल्या यह बात बताती है कि तुम्हें किस तरह से धीरज से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी किस बात की मालेराव। यहीं पे उनके सामने वही चेहरा आ जाता है जिससे वो वाड़े में सबसे ज्यादा नफरत करते थे। यहाँ पर द्वारकाबाई साहब, सीताबाई साहब और गुणों जी तीनों सामने से चले आ रहे थे। ऐसे शुभ मौके पर ऐसे अशुभ चेहरे को देखकर माँ अहिल्या और मालेराव दोनों का मूड खराब हो जाता है। तभी द्वारकाबाई कहती है कि युद्ध के मोर्चे पे जवाई साहब भी जाना चाहते हैं और उनके पराक्रम से तो आप वाकिफ हो, इसलिए आप जवाई साहब को भी युद्ध में जरूर ले जाइएगा। आप हमें चाहती थी शस्त्र पूजा में भी बुला सकती थी अहिल्या, पर आपने हमें शस्त्र पूजा में नहीं बुलाया। तब माँ अहिल्या कहती है जरूरत नहीं थी इसलिए आपको शस्त्र पूजा में नहीं बुलाया। और गुणों जी की जाने की बात जहाँ तक युद्ध में है तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इनका पराक्रम हम देख चुके हैं और इनके पराक्रम के परिणाम हमने देखा था कि किस तरह से हमने अपने पति को अपनी गोद में सिर रखकर उन्हें मरते हुए देखा था।
हमें फिर से इनका इस तरह का पराक्रम नहीं देखना है। यहाँ पे मालेराव भी अपने क्रोध को नहीं रोक पाते और वो भी लगातार गुणों जी की इंसल्ट करते हैं, लगातार उन्हें खरी खरी बातें सुनाते हैं, खरी खोटी नहीं खरी खरी बात सुनाते हैं, जो सच है वही सुनाते हैं। इसलिए माँ अहिल्या भी मालेराव को इस बार रोकती नहीं है गुणों जी का अपमान करने से। द्वारकाबाई के लाख मना करने के बावजूद मालेराव उनसे कहते हैं 2 समय का खाना तो मिल रहा है ना आपको इस वाड़े में, यही बहुत बड़ी बात है। आपका युद्ध में चलना तो दूर की बात है, क्योंकि एक बार जिसके खून में गद्दारी आ गई उससे वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। गुणों जी मन ही मन यह सोच रहा था कि अहिल्या, मैं तुम्हारी बर्बादी करूंगा, तुम्हें युद्ध में मरवा दूंगा। यह बात हरिपंत भी अपने कक्ष से चोरी छुपे सुन रहा था। पता नहीं अब वो क्या करेगा। और फिर माँ अहिल्या वह गुप्त हथियार आखिरकार मालेराव जी को दिखाई देती है। वह एक लकड़ी की गिलहरी होती है। मालेराव कहते हैं भाई साहब ये एक हथियार है। और यहीं पे आज का सीरियल खत्म होता है। अब दिखाया जाता है कि किस तरह से बहुत ही विहंगम बाहुबली फिल्म की तरह एक युद्ध का दृश्य हमें दिखाया जाता है और महाभारत की तरह इसमें भी एक चक्रव्यूह का दृश्य हमें दिखाया जाता है और मालेराव को गिरफ्तार हुआ बताया जाता है। शायद इसमें ऐसा बताया गया कि मालेराव किसी चक्रव्यूह में फंस गए होंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया होगा, या फिर ये माँ अहिल्या की भी चाल हो सकती है। जो भी हो हम देखेंगे अगले सप्ताह आने वाले एपिसोड्स में, जो कि बहुत ही रोचक होने वाले हैं, इसलिए आप जरूर देखिएगा।